आप ब्रिगेडियर साहब को अच्छी तरह जानते हैं। न केवल ब्रिगेडियर है बल्कि नाम भी उनका राजा राम है। तो जिम्मेवारी ज्यादा बढ़ जाती है। हम चाह रहे थे कि एक राम राज्य का मार्केटिंग, उसमें भ्रष्टाचार मुक्त, गुड गवर्नेंस और अच्छा लोग और ये सारा स्वप्न है। हमारे प्रेमानंद जी महाराज जो बोलते रहते हैं स्वप्न स्वप्न स्वप्न, ये स्वप्न ही न रह जाए। तो इसके लिए हमारा ब्रिगेडियर साहब से अभी अनुरोध ये होगा कि अभी ये 1-2 मिनट में शुरू करेंगे। तो ब्रिगेडियर साहब थोड़ा सा अपने जो अनुभव है, 80 साल, 75 साल, 70 साल आपका आर्मी का, मेरा भी आर्मी का, और आपका इतना सर्विस हो उसका पशुधन डिपार्टमेंट का। तो अब अपन चाहते हैं कि थोड़ा अगर हम लोग सब अब थोड़ा जमीन की बात करना शुरू करें, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि भैया अपने को तो ज्ञान बहुत है लेकिन जमीन से अपन नहीं जुड़े हुए। तो मेरा अनुरोध ये होगा कि अभी जो ये मीटिंग 1 घंटा सवा घंटा चलनी है टोटल, मैं 9 बजे तक साथ में रहूंगा, 8:15 यानी 45 मिनट। और इसमें सबसे अनुरोध करूंगा कि अगर प्रश्न भी आप लिखकर दे सके लगे आती चैट बॉक्स में, तो मैं ब्रिगेडियर साहब से अनुरोध करूंगा कि उसको लगे हाथ प्रश्न भी लेते चले, क्योंकि ये पशुधन पर, पानी पर और ग्राम विकास पर, पंचायत पर, नेतृत्वशाला पर इतने प्रोग्राम पिछले 3 महीने में हो गए हैं कि अब वो डुप्लीकेशन के बजाय अगर हम थोड़ा सा उसको जो गैप्स है उसमें अगर ले ले, और उसको आज श्री जी से भी काफी अच्छी चर्चा हुई। और हमारा सबसे अनुरोध ये होगा कि अब मेरे ख्याल से टाइम आ गया है कि ये 7,000 ब्लॉक में प्रति ब्लॉक जो माँ बाप का प्लान है और उसमें नेतृत्वशाला, तो जिस चीज के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। अभी आज मेरी कल एक बात हुई, पालीवाल जी है भोपाल में, वो इनकम टैक्स कमिश्नर थे, और जहां जहां रहे उस जिले में एक एक गांव को वो अपना अनुभव के आधार पर स्वावलंबी बनाते गए। तो बतला रहे थे कि बहुत अच्छा है, वो चारों गांव स्वावलंबी हो गए हैं। जब ये वहां पर नहीं है तो भी वो बढ़िया काम कर रहे हैं। तो उन्होंने निमंत्रण दिया कि आदिवासी एरिया में ट्रेनिंग सेंटर चला रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो मैं ये अनुरोध ये कि ऐसे बहुत सारे अपवादी काम कर रहे हैं। अगर ये पशुधन के क्षेत्र में भी हमारे ब्रज गोपाल जी ने बहुत सारे ऐसे लोगों को ढूंढा है जो गाय में बहुत तगड़ा काम कर रहे हैं बगैर कोई ग्रांट रिबेट सब्सिडी लिए हुए। हमारे यहाँ उत्तराखंड में बद्री गाय बेचारी इतना अपना नसीब को रो रही है, और गांव के गांव खाली हो गए। तो हमारा प्रयास चल रहा है कि कैसे वो गांव बद्री गायों के गांव बन जाए। घास तो हो ही सकती है, और प्रोफेशनल ढंग से उनकी कोऑपरेटिव बनाकर तो चल रहा है। देखिए कब हो जाता है, जल्दी से जल्दी हो। तो आज ये 6 बजे जो मीटिंग हुई हमारे उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में, उसमें श्री जी भी आ गए थे, और उनके जो पत्र लगा हुआ है, रोजगार लगा हुआ है, और उसको कैसे सशक्त करे, तो ब्रिगेडियर साहब का अनुभव बहुत लंबा काम आएगा। मेरा अनुरोध ये भी है कि अगर हम इसमें सलाहकार सेवा की बात शुरू करें, जिन जिन के पास ज्ञान है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, और कुछ करने की और एक विकल्प बेचने की इच्छा है, तो उनको आगे आकर, तो मैं अनुरोध ये भी करूंगा ब्रिगेडियर साहब से कि एक अगर मिशन बनाए, मिशन देशी पशुधन, देशी पशुधन। तो हालांकि उसमें आएंगे तो जर्सी वर्सी सब आएंगे, लेकिन हमारा फोकस होना चाहिए देशीपन पर, लोकलाइजेशन, स्वदेशी के परिप्रेक्ष्य। और बनवाए उस पर 50 देशों में आए हैं। और चूंकि उनको केवल बीफ का मालूम है, क्योंकि उनका सोच का स्तर बीफ तक ही है, लेकिन जो गौमूत्र और उसके ने भेजा है, जयपुर से भेजा है। और वो हम चाहते हैं कि हमारा ये जो पशु का अभी एक ये प्रोग्राम चल रहा है, ब्रिगेडियर साहब अभी जो प्रेजेंटेशन करेंगे, उसमें आप जरूर ध्यान में रखिए कि किस तरीके से हम विश्व को स्वराज, स्वावलंबन, स्वदेशी, और उसके यहाँ जहां जहां पे 50 देशों में ये बदरी, ये लोकल हम्प वाली गाय है, उन सबकी वही प्रॉपर्टीज है जो हमारी देशी गाय में है। और ये प्रॉपर्टी सीधी आती है सूरज से, और ये देश लगभग इक्वेटर वाले हैं जहां सूरज का उनको फायदा मिलने के कारण वहां की परंपरागत गाय हम्प वाली हो गई।
कुछ भारत से भी गई है, लेकिन बेसिकली वो लोकल गाय है वहाँ की हम्प वाली, और उनकी प्रॉपर्टीज़ वही है क्योंकि सूरत से अपनी शक्ति ले रहे हैं हम की वजह से। तो ये सारी चीज़ें वहाँ जयपुर में डिस्कशन होगा, और इसके लिए हमने प्रतिदिन 5 बजे से 8 बजे का टाइम लिया है, 1-1 घंटे का अलग-अलग-अलग। लेकिन विषय होगा एक्सपोर्ट, विषय होगा इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट, यूरिया-फूरिया ये वाला, विषय होगा एलपीजी, गैस ये जो इम्पोर्ट कर रहे हैं, विषय होगा रोज़गार कैसे सृजन हो, विषय होगा कि जो खाली पड़े हैं गाँव, वो कैसे समृद्ध हो गाय के साथ, विषय होगा जो-जो जातियाँ आज गाँव को, उनको मालधारी-वालधारी वही सँभाल रहे हैं, और उनका हमने को क्या है अभी उसमें उनका गाय की सेवा कर रहे हैं। और इसी तरह जो कुंभ है तो एक्शन में निरंतर में चलते रहता है। तो इस परिवेश इस परिवेश में, इस बैकग्राउंड से मैं ब्रिगेडियर साहब को बहुत-बहुत प्रणाम करते हुए आप सबके बिहाफ़ पे अनुरोध करूँगा कि लगे हाथ हम लोग उसमें सक्रिय रुचि लें, और 3 चीज़ बोल के मैं बात खत्म करूँगा। 1, काम ऐसा करिए जिसमें पैसा कम से कम लगे, नहीं के बराबर लगे। दूसरा, ऐसा काम करिए जिसमें टेंशन ना बढ़े, क्योंकि हर आदमी वैसे ही ऑलरेडी टेंशन में है, और हर एक का कैपेसिटी यूटिलाइज़ेशन 0 से लेकर 2-4% में घूम रहा है, क्योंकि सब चाह रहे हैं कि मेरे बैनर में आ जाओ। हम कह रहे हैं भाई आपके बैनर में क्यों आ जाए? जिसका जो बैनर है उसी बैनर में बढ़ाओ ना आगे, 6000 ब्लॉक्स है, एक-एक ब्लॉक ले लो, अपना-अपना बैनर वहाँ करके दिखाओ। और अंत में ये है कि बात में एक्शन ओरिएंटेड ज़्यादा डालें, जो कि आज हमारी बहुत बड़ी कमी है। और ये वेबिनार के आने के बाद अपना-अपना ग्रुप बनाएँ, अपने-अपने इसमें ये करें। हमारा 6 बजे एक चलता है, दूसरा 7 बजे एक चलता है, और ये सवा 8 बजे चलता है। फिर एक 9 बजे शुरू होता है हमारा वंदे मातरम जी का। तो प्रयास ये है कि जिसकी जहाँ पहचान हो वहाँ गाय की, खेती की, गोबर की, पशुधन की, मार्केटिंग की, एक्सपोर्ट की, इम्पोर्ट की, मानव संसाधन की, टेक्नोलॉजी की बात करें, सारे में कोऑपरेटिव को सेंटर में लाना पड़ेगा। तो ब्रिगेडियर साहब बहुत-बहुत धन्यवाद, आपको प्रणाम। और मेरे ख्याल से अब आप एक 15-20 मिनट, 30 मिनट में ज़्यादा तो बोल के क्या फ़ायदा है। अगर हम प्रश्नावली, प्रश्नों पर और एक्शन पर ज़्यादा ज़ोर दे दें, तो जो प्रश्न करेंगे उनसे मेरा सादर अनुरोध है, कृपा करके आप उसमें मिशन डायरेक्टर, वॉलंटियर बनकर आपके ज्ञान को, चिंता को अनुभव करने के लिए उसमें म जोड़े। हम तो हर चीज़ में वॉलंटियर रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अनुरोध के साथ मैं अनुरोध करूँगा ब्रिगेडियर साहब से, अगर इस बीच में अभिषेक जी कुछ बोलना चाहे, और नहीं तो फिर अभिषेक जी कुछ बोलना चाहे तो ठीक है, नहीं तो ब्रिगेडियर साहब से अनुरोध है कि एक नई दिशा, नई सोच, नई उमंग, और युवा कैसे जुड़े, ये बहुत बड़ा, ये जो नए हमारे इसमें उत्तराखंड में तो 40% आ गए हैं लोग निर्विरोध प्रधान, और 1-2 जिला परिषद में आ गए हैं निर्विरोध। ये बहुत आशा की किरण है, और इसमें अगर हम लोग सलाहकार सेवा दे सके, उनको मंच दे सके, तो मेरे ख्याल से वो एक गलतियाँ वो नहीं करेंगे जो हमारी पीढ़ी ने कर रही है या कर रहे हैं अभी भी। कई कारण से ईगो एक बहुत बड़ा है, मैं बहुत बड़ा है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू साहब। अभिषेक जी को कुछ नहीं बोलना हो, तो फिर ब्रिगेडियर साहब के लिए। थैंक यू सर, प्रणाम, नमस्ते ब्रिगेडियर साहब। नमस्ते सर, सभी को भी प्रणाम। आपने बहुत मेरे से एक्सपेक्टेशन किया है, मैं कोशिश तो जरूर करूंगा, और आपने जो विषय दिया है उसी पे बोलूंगा। और हम कोशिश करेंगे, क्योंकि ये तो मेरा पेट विषय है कि हमारी देसी गाय फिर से उसी स्टेज में आए जो कृष्ण कृष्ण भगवान के टाइम में थी। कृष्ण भगवान के टाइम में जो गौपालन हो रहा था, वो जो आज हमने विषय उठाया है, गांव पंचायत सहकारिता से गौपालन कैसे करें, स्पेशली देसी गायों का, और उस टाइम यही हो रहा था। अगर आप ठीक से, आप जानते ही हैं ठीक से क्या समझ। और मैं जब छोटा था तो मेरे गांव में भी इसी तरह का सिस्टम था। थोड़ा सा चेंज हो सकता है। कृष्ण भगवान के साथ तो सारे बच्चे जाते थे, गाय ले जाते थे, फिर घर में लाते थे, फिर ले जाते थे, ले जाते, तो यही तो गोपालन था सबका मिलजुल के। हमारे गांव में जो मैंने देखा शुरू में, आपने भी देखा होगा, स्पेशली
यादव साहब ने भी देखा होगा, हमारे गांव में गाय घर में 4-5 जितने भी होती थी, वो सारी दूध निकाल के थोड़ा चारा दे के एक आदमी जंगल में ले जाता था और वो फिर शाम को वापस लाता था और फिर वही सिस्टम रिपीट होता था। सब मिलजुल के उसमें ग्वाला कभी ये बदल गया कभी वो बदल गया, एक किस्म का सहकारी था, थोड़ा पैसे का इन्वॉल्व। और अभी भी उसी की जरूरत से ये हमारी देसी गाय सुधरेगी। वही सिस्टम हमने लाना पड़ेगा, क्योंकि आपने कुछ बात बताया कि ये देसी गाय हम्प वाली गाय में गुणवत्ता है, मैं भी इसको मानता हूं, पर मेरी तरफ से इसका साइंटिफिक रीजन और इसका असली रीजन, गाय के पेट में 33 करोड़ देवी देवता हैं, जो देवी देवता हम कहते हैं, हमारा पुराना सिस्टम कहता है, लेकिन ये माइक्रोब्स है। गाय का हमारी गाय में बड़ा रोल इसको डेवलप होने में और इसकी गुणवत्ता बनाने में इन माइक्रोब्स का है, जो घास से सारी गुणवत्ता वाला उसको भोजन देता है, उसके भोजन को कन्वर्ट करता है, उसके बाद जो गोबर निकलता है उसमें जो विशेषता है। तो हम इस सिस्टम को, इसमें रोल हो गया कि हमारी गाय को कहीं ना कहीं हार्ड में रहना है, झुंड में भी रहना है, कहीं बाहर भी निकलना है, घर के अंदर एक जगह नहीं बैठना है और सामूहिक में रहना है। अब हमारे पास इस देश में 54 ब्रीड बची है, 54 में से करीब 22-23 ब्रीड है जो दूध के लिए इस तरह है। हमने सारी खिचड़ी पका दी है, तो इससे क्रॉस इससे क्रॉस, तो हमने जब ये गौपालन करने के लिए बढ़ते हैं तो हमने एक एक गाय को शुद्धिकरण और एक एक गाय को नस्ल सुधारना है। ये हमारा इस प्रोजेक्ट का हिस्सा होगा। और मैं तो इस प्रोजेक्ट को इस तरह सजेस्ट कर रहा हूँ, करूंगा आपको, कि इस तरह जो नॉर्मल आपका कोऑपरेटिव है और किसी सब्जेक्ट का, उसमें ये 5 गुना उससे बड़ा प्रोजेक्ट है। गोपालन गाय जो पशुओं में तो आप जानते हो कितने टाइप के तो पशु हैं, उनके साथ सहकारिता चलती है, लेकिन हम देसी गाय में सहकारिता में पहले तो उस गाय से, उसके दूध से, उसके गोबर से, उसके मूत्र से, उसकी उनकी मार्केटिंग से, उनको ठीक से पैदा करने में उस गाय से ही फायदा दिलाएंगे, फायदे के लिए सलाह देंगे। और इसके बाद हम उसको गोबर को ऐसा शुद्ध हो गया तो वो खेती में भी, जैसे आपने खुद ही बताया, यूरिया वगैरह के विकल्प भी कर देंगे। और इसी तरह मूत्र भी मेडिसिन और उसके लिए इंसेक्टिसाइड के लिए बहुत यूजफुल होगा। ये उसमें गुणवत्ता है, और ये गुणवत्ता बैक्टीरिया का कारण। अब हुआ क्या है, ये नाश क्यों हुआ है? ये नाश इसलिए हुआ है कि हमने जहरीला खाना पॉलीथीन खिला खिला के उस गाय के जो जो बैक्टीरिया होने चाहिए थे वो नहीं है, और हमारे मैनेजमेंट सिस्टम में हमने ऐसे डाल दिया कि वो दूसरी गाय या एनवायरमेंट से भी गाय के अंदर नहीं घुस रहे हैं। इसको वापस लाना है, तो इससे हमने सहकारिता को प्रारंभ करना है। और मेरा तो सहकारिता या सामूहिक गौपालन का 3-4 सिस्टम है। एक पंचायत लेवल पे है, एक आप जो ये गौपालन समिति बना रहे हैं इस लेवल पे है, और एक हम शहर में बैठे हुए मेरे को देना ना, इस काम में जुड़ सकते हैं। और वो ऐसे जुड़ सकते हैं कि सभी इस सहकारिता का मंगल बैठे, चाहे दिल्ली में बैठा है चाहे पूना में बैठा है, वो अपना इसका एक मेंबर बन जाए और इसको जमीन में लीज पे, गांव में लीज पे जमीन लेके, और वहां भी वो 4-5 आदमी मिलके इस काम को आगे बढ़ाए। अब ये गाय का इतना हो सकता है। अभी मैं किसान को, आपने एक शब्द बोला है, किसान को हम नहीं चाहते या गौपालक को हम नहीं चाहते। पहले से भी ये कोशिश करके मैं ही खुद चार ऐसी चीजें खुलवा चुका हूं, लेकिन उसको आगे नहीं उठ रहा है। तो हम इस सिस्टम को मैं थोड़ा मॉडिफाइड करूंगा आपकी परमिशन से, सुभाष नालेकर की परमिशन। आपने बद्री गाय का एक सिस्टम बनाना चाह रहे हैं 1, 2, 3, 4 गांव में, मैं सलाह दूंगा आप बद्री गाय की भी, पहले तो जो गाय आप सिलेक्शन करेंगे, ये ग्रुप उसको गाय के पालन के बारे में पूरा समझे, वो अलग हो जाएगा, जो विषय से बटेगा, तो इसलिए मैं अभी नहीं छेड़ रहा हूं। लेकिन उस गाय में हमने बद्री, मान लो एक ने बद्री चुना है, तो हम बद्री गाय की 20-25 गाय अच्छी क्वालिटी की लेंगे। ये जो सहमति बनी है यही चुनेगी, और उसमें एक सांड बद्री का रखेंगे। उस गांव को वो जो एक ग्रुप बनाएंगे, 10 से तो कम नहीं होनी चाहिए, एक सांड उसी का होना चाहिए। आप 20 लो, आप 40 लो, आप 100 लो, वो आपकी मर्जी है। एक पैरेलल हम दूसरी एक जो अभी आज प्रोडक्टिव है, जैसे साहिवाल है, रेड सिंधी है, वहां कालसी में रेड सिंधी बहुत अच्छी डेवलप कर रखी है, वो मिल भी रही है। मैं ही कुछ 17 गाय तो उधर से लाया था। एक ग्रुप पैरेलल हम उसका बनाएंगे रेड सिंधी का, उससे थोड़ी इनकम ज्यादा होगी, और उसका करके इससे थोड़ी होगी,
और इसको गाय को प्योर साइंटिफिक वे से हम ऊपर लाएंगे कि दोबारा खान पीन और रहन सहन ऐसा करेंगे कि उसकी जो गुणवत्ता खत्म हुई है माइक्रोब्स की वो दोबारा से आ जाए और इस गाय का उत्थान करेंगे। इस तरह हम बढ़ेंगे। कई जगह ऐसा है कि दूसरा पशु नहीं आ रहा है तो चाहे हमें भैंस भी लेनी पड़े, उसका भी ये सिस्टम चलेगा, लेकिन हमने इस गाय को उठाना है और शुरू से इकोनॉमिकली उठाना है जो हमारे, और उठ सकता है। मैं 3-4 जगह मेरे एग्जाम्पल हैं, मैं वो टाइम होगा तो जरूर दूंगा। तो ये सिस्टम हमने आगे फॉलो करना है। एक तो ये सहकारिता का सिस्टम हो गया। इसमें दूसरा मैंने बोला गांव लेवल पे, हमारे गांव में जैसे पहले होते थे कि मान लो इस गांव में बद्री गाय है, हमने बद्री के सांड वहां रखने हैं पंचायत की तरफ से, और वो सांड इनकी सर्विस करेगा या उसका एआई जो भी सीमन का सिस्टम बनाएंगे, गवर्नमेंट भी बनाएगी। तो हमने शुद्धता लानी है। कोई भी ब्रीड एक सेलेक्ट करो, 2 करो, 3 करो, उनमें, और शुद्धता के बाद ये सारी क्वालिटी भी बढ़ेगी और क्वांटिटी भी बढ़ेगी और सबका ठीक से दूध की क्वांटिटी बढ़ेगी। इस तरह तो हमने बढ़ना है। पंचायत में हमने पंचायत के लिए गौशाला बनानी, पंचायत नए बनानी है अपने गांव में जो भी गौशाला होती है, उसमें भी ये शुद्धता का ध्यान देना है। अभी हमारे परमानंद महाराज जी के पास गौशाला है, पर हम कोई देखते नहीं कि उसमें क्या ब्रीड है। जो भी थंब वाली दिख गई उसके देश से हमने उसकी ब्रीड की नस्ल सुधार और उसकी शुद्धता, उसकी डिटॉक्सिक करना है। जैसे आप जमीन में यूरिया डाल डाल के, केमिकल डाल डाल के डिटॉक्सिक आ गई, हमारी गाय भी हो गई है, मैं आपको करेक्ट रिपोर्ट दे रहा हूं। तो वो भी वापस लाना है, तब इस गाय का ये सबको अच्छी गुणवत्ता बढ़ेगी। तो ये दूसरा पंचायत हो गया। तीसरा जो मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि हम तो इसको इस लेवल पे जाना चाहिए कि हम 20, 30, 40, 50, 100 शहरों में बैठे हुए वेल टू डू हैं, वो भैया इस गाय को एक एक को ब्रीड ले ले और आगे बढ़े। तो बद्री का तो मान लो हम यहाँ करते हैं, उसके साथ हम ये डाल देते हैं, पर इस एरिया में एक दो और भी गाय है, हम उनका भी ध्यान दें। और पूरी स्टेट में, एक स्टेट में मेरे पास सारी लिस्ट है, 54 गाय है, कहाँ है, कैसे है, क्या है। 22-23 तो इनमें ऑलरेडी थोड़ा सा जल्दी डेवलप की जा सकती है, बाकी को कंजर्व करना है। कंजर्व भी मैं चाहूंगा, कंजर्व का मतलब समझते हैं कि वो मरने से, खत्म होने से बचाना है। तो वो भी उनमें बहुत गुणवत्ता है। छोटी छोटी गाय है, जैसे आपने देखा प्राइम मिनिस्टर के घर भी है, अब उसको जो 2000 में भी कोई नहीं ले सकता था, अब 14 लाख की बिक रही है। तो मैं वो बिकने के चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ूंगा, पर मैं कह रहा हूं बचाना उसको भी है। और लोग इसके लालच में देख के उसको खराब कर रहे हैं, उसको इधर से क्रॉस उधर से क्रॉस, और सत्यानाश कर दिया है। तो इस तरह हमें सिस्टम बनेगा तो ज्यादा, क्योंकि आप मैं फिर बाद में डिटेल में। दूसरा हमारा जो सुभाष जी ने गाँव लाव का किया है, ये वर्धा में ऑलरेडी प्रोजेक्ट किया है। तो गाँव लाव के लिए भी ठीक सेलेक्ट किया है उन्होंने, पर गाँव लाव की कैपेसिटी और इस तरह एकदम डेवलप में टाइम होगा। तो गाँव लाव के साथ हम एक पैरेलल और ब्रीड लेंगे, लोग देसी ब्रीड लेंगे। वो थार पार्कर हो सकती है, क्योंकि पूना में थार पार्क में 10-12 फार्म्स को जानता हूँ, बहुत ही अच्छा डेवलप हुआ है। लाल कांधारी हो सकती है और देवनी हो सकती है। तो हम गाउलाव को उस एरिया में डेवलप करेंगे, साथ साथ इनको भी यूज करेंगे। और हम इस तरह, जैसे वो बद्री के लिए था, इस तरह इसके लिए भी बढ़ेंगे। इस तरह हमने कुछ सिस्टम में जान डालनी पड़ेगी। और आगे लेवल पे हम वही, जैसे मैंने बताया कि पंचायत भी कुछ रोक करे। और मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि हमारा सबसे अच्छा डेवलपमेंट तो धार्मिक स्थानों में हुआ है। आप जानते होंगे दिव्य ज्योति जागरण नूर महल है, और कभी जो है उन्होंने इतनी अच्छी गाय डेवलप की है, उनका भी एक गाय के प्रति ये होना चाहिए। जितने धार्मिक से स्थान और आश्रम हैं उनको भी एक एक ब्रीड देनी चाहिए। हमने ये 54 के 54 ब्रीड को बचाना है, इनमें 5-10 को दूध की तरफ मोड़ना है, जो ये साइंटिफिक तरीका मैं बता सकता हूँ, और उसमें ये जरूरी है। अब इन जो सहकारिता और ये बात कर रहे हैं, इनको इनका समझना जरूरी है कि आप जिस विषय पे काम करोगे उस विषय को आपको समझना जरूरी है। आपसे गौपालन ही है, तो गौपालन का ये सिद्धांत है। आपने हम्प की बात करी, बहुत अच्छी है, उससे उसका उसकी इम्यूनिटी बूस्टर है,
उसकी गुणवत्ता बढ़ने में हेल्दी रहती है, मदद है, लेकिन वो ये जो गुड क्वालिटी का यूरिन और दूध और ये माइक्रोब्स का उससे रोल नहीं है। ज्यादा रोल इसमें शुद्धता के लिए इसका है। अभी आपने माइक्रोब्स की बात की, तो हमारे गाय में सबसे अच्छे और सबसे ज्यादा ऐसे माइक्रोब्स हैं जो खाद बनाने में मदद करते हैं। लेकिन इस गाय में और सभी जानवर में और हम में भी ये एनारोबिक माइक्रोब्स है। ये खाद वो बिना हवा के बनाते हैं, और जो असल में हमारे जमीन में माइक्रोब्स हैं वो एरोबिक है, उनको हवा मिलती है और वो हवा से नाइट्रोजन फास्फोरस ये बनाते हैं, और नाइट्रोजन फास्फोरस और पेड़ की ग्रोथ में उसमें सारी खेती उसी पे डिपेंड करती है। और हमारे वो जो माइक्रोब्स को बढ़ाना मेन एम है जमीन में। तो माइक्रोब जमीन में बढ़ेंगे तो वो दूसरे माइक्रोब्स, ये जो हमारी गाय के माइक्रोब्स हैं बेसिकली उनके लिए खाना है, उनके लिए खाद बनाते हैं वो, और वो अच्छी क्वालिटी का बनाते हैं। तो वो माइक्रोब्स को हमने बढ़ाना है, और वो माइक्रोब्स एरिया स्पेसिफिक भी है, और वो स्पेसिफिक ये तो नाइट्रोजन से बनाएगा, ये फास्फोरस से बनाएगा, ये सल्फर ही बनाएगा। तो उन माइक्रोब्स को बढ़ाना हमारे साइंटिफिक हमारे सबके दिमाग में होना चाहिए कि कैसे बढ़ाएं। वो सब तरीका आपने जैसे प्राकृतिक के सब पत्ते पुत्ते सब उसको रूप में देख के देना है, वो एक प्राकृतिक खेती का वो रूप है। अब हमारा क्योंकि ज्यादा खाद्यान्न की जरूरत है, ज्यादा इसकी जरूरत है, तो हम लोगों को वो माइक्रोब से तो नाइट्रोजन नहीं दे रहे, और यूरिया ले आए, डीएपी ले आए, तो ये सारी चीजें हम, इसको मैं बोलता हूँ सिंथेटिक केमिकल। ये सिंथेटिक केमिकल लेकर उनका प्रोडक्शन बढ़ाकर ये कर रहे हैं। अब धरती को भी कुछ आदत खराब हो गई है, और इसके बाद उसका उसमें ये दूसरे आने में भी मदद होती है। फिर वो माइक्रोब्स तो बढ़ोतरी नहीं हो रही, तो सिंथेटिक हर बार डालना पड़ता है, और इससे किसानों में भी मारामारी होती। इस सिस्टम को एक बार नहीं बदल सकते। जो सिंथेटिक यूरिया है या जो सिंथेटिक खाद है, इसको हम माइक्रोब्स को बढ़ा के ही इस सिस्टम को ही डेवलप करके फिर वो धीरे धीरे बदलेंगे। तो इसके लिए भी कोई स्ट्रेटेजी बननी चाहिए। इसमें मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप यूरिन का और गोबर की खाद का, हमारी देसी गाय का, हमारी धरती के लिए है, हमारे एरिया के लिए, एरिया स्पेसिफिक है। इसमें विदेश के लिए मार्केटिंग का की सोच लेना। ये तो हो गया इसका। यूरिन में, गाय की यूरिन में साइंटिफिक है, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। मैं तीनों का नाम भी ले देता हूँ, थोड़ा डिफिकल्ट है। वो जो है DPPH, ARTS, FRAP, जिनका बहुत बड़ा योगदान है, वो मैंने सारे गाय भैंस बकरी भेड़ सबके मैंने कंपेयर किया है, किसमें कितना है, किसमें ज्यादा क्यों है। इसका रीजन तो मैं बाद कभी बताऊंगा, पर इसका बड़ा उपयोग है। ये ऑक्सीडेटिव है, तनाव कम करता है, सूजन कम करता है, त्वचा की समस्या का हल है, बाल की समस्या का हल है, मुहासे हो जाते हैं, एक्जिमा होता है, उनका भी हल है, और बालों की समस्या का हल है, जड़ना झड़ना, पाचन शक्ति में गैस एसिडिटी के लिए भी हल है, प्रतिरक्षा प्रणाली है, कैंसर में भी कहीं यूज होता है। सबसे ज्यादा न्यूरोजेनरिक डिजीज जिसमें दिमाग में कुछ खराबी आती है, उसके लिए भी इसका सॉल्यूशन है। पर इसका यूज, ये जो भी बायो प्रोडक्ट हैं, वो शॉर्ट लाइफ है, प्रकृति नहीं बनाया है कि तुम अपना काम हो गया, अब गोबर के रूप में बाहर निकल गया, अब तुम चलो। जल्दी खराब होते हैं, चाहे वो दूध भी है। तो इनको शॉर्ट टर्म के लिए जल्दी से जल्दी यूज करना चाहिए, और फ्रेश यूज करना चाहिए। हालांकि उसमें कुछ खराब चीज भी हो सकती है यूरिन में, तो उसका दूसरा तरीका है कि वो स्टरलाइजेशन के थ्रू उसको साफ रखे, पर ये यूजफुल है, उसके लिए नहीं है, हमारे लिए यूजफुल है। अब जो मेन विषय और कुछ बच गया कि हम कैसे तैयार करिए, जो मैं बाकी तो आपने कल से परसों से लगे हो। सहकारी समिति में हमारा विचार एक होना चाहिए, एकजुटता होनी चाहिए, वो जरूरी है। चाहे हमारे अलग अलग हों, लेकिन हमने एक बनाना है, वो मुझे कमी लग रही है। और इसके लिए हमारा उद्देश्य स्पष्ट है, साझा दृष्टिकोण हो, संवाद करें और एकजुटता करें, सदस्यता ठीक से बनाएं, भागीरथी करें, निर्णय लेने हो, साझा जिम्मेवारी हो, और
सफलता के लिए नित्य बैठक करें, आप कर रहे हैं, टीम वर्क करें, क्षमता करें और प्रतिक्षण करें, विषय को समझें। आप अपने मेरे को ये विषय दिया है तो इस विषय को जो मेरे साथ जो इसमें जुड़ेंगे उनको पहले समझना जरूरी है। क्यों नहीं हुआ बद्री गाय का विकास अभी तक? तो उसमें हमने एकदम किसान पे नहीं ठोकना है, हमने उसको सहारा देते हुए उसका विकास भी करना है, उसकी शुद्धता भी करनी है और उसका दूसरे पशुओं का सहारा लेना है। क्योंकि आप जल्दी निकल जाओगे तो मैं यहीं पर खत्म करता हूं। बाद में अगर कोई और क्वेश्चन होगा तो एक तरफ और बढ़े। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिगेडियर साहब, आपने जितना इस पर ज्ञान दिया बहुत बढ़िया। मुझे पूरा विश्वास है सबको बहुत अच्छा लगा होगा। अब मैं केवल एक बात बोल के फिर इसके लिए खुला करते हैं सवाल, और सवाल सजेशन और एक्शन पॉइंट। ब्रिगेडियर साहब, मेरा सबका आधार लेते हुए मैं अनुरोध करूंगा, हम ये जो अभियान चल रहा है अपना, जो अभिषेक जी चला रहे हैं, जिसमें हम सब लोग सक्रिय भागीदार है, सहयोगी है, हम लोग इसकी एक सलाहकार सेवा, जैसे एक मिसर जी आए थे बनारस के, वही उनका इतना ज्ञान था जड़ी बूटी पर, तो वैसे पानी वाले का आए थे, मैंने सबको अनुरोध किया था, लेकिन अब आज से अपन हक के साथ, हक हक के साथ अनुरोध कर रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब, अपन एक इस विषय पर पशुधन और विशेषकर गाय, बद्री मतलब देशी गाय पर एक सलाहकार सेवा, और उसका आपका चूंकि अनुभव है, ये है वो है, आपकी जवानी भी है, चेहरा भी दमदार है, भी बहुत भरा भरा है, तो हम चाह रहे हैं कि एक सलाहकार, मैं देख रहा था कि कितना देर में आप स्माइल देते हैं, बहुत बढ़िया। तो मेरा सबसे अनुरोध है, आप वॉलंटियर बनिए, मैं वॉलंटियर हूँ, ब्रिगेडियर्स आपके साथ में अपन वॉलंटियर रहेंगे आजन्म। काय के लिए? जैसा एक कॉन्सेप्ट पेपर भेजना, बद्री गाय के लिए पुनर्वास की योजना उत्तराखंड, लड़ना तो पड़ेगा, और अपने पास भगवान की दया से अभी ऐसी एक ऐसा वातावरण बन रहा है, ये पंचायत के लोग जो निर्विवाद वगैरह आए हैं, प्रगतिशील, एक अच्छा, मतलब मैं जो अपेक्षा कर रहा था वो अपने आप हो रहा है, अपने आप हो रहा है, सहजता से हो रहा है। तो उसको थोड़ा गति देने के लिए हम लोग एक इसी 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 मंच में, इसी बैनर में नेतृत्वशाला और ये पशु पशु पालन के क्षेत्र में आइडियाज है, एक्शन है, इस पर काम करें। अपन भी वॉलंटियर रहेंगे, एक अलग से इंडिपेंडेंट मिशन बनाए, और इसमें सारी गौशाला भी है, ये भी है, वो भी है, गोबर का एक्सपोर्टर का पेपर मैंने भेजा हुआ है, कितना गोबर एक्सपोर्ट हो रहा है, उसके बाद यूरिया कितना इंपोर्ट हो रहा है, आपने गाय का महत्व बतलाई दिया। तो मैं बात खत्म करते हुए पुनः अनुरोध करूंगा, वैसे तो सारे ही विषय अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन ब्रिगेडियर साहब ने जो प्रेजेंटेशन किया, ब्रिगेडियर साहब का लंबा अनुभव है, और अभी अभी जवानी भी है इनकी, तो इसके लिए अपने को ये जो देशी गाय वाला मामला है विशेष रूप से, और उसी में लेना पड़ेगा ये नंदी वाला मामला। अभी आपने इस पर बोला नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ ग्राम सभा ऐसी आएगी, मरता क्या न करता। जी सर, जरूर करेंगे सर। मेरा तो हर एक ब्रीड के लिए नंदीशाला का प्रोग्राम बना हुआ है। हर एक गांव में जो पे जिसमें छोड़ दो, ऐसा नंदीशाला। आएगा, ऐसा मुझे विश्वास है, क्योंकि हालात उधर जा रहे हैं। तो बहरहाल ब्रिगेडियर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आप इसके लिए सहमति दे रहे हैं, हम आपके साथ रहेंगे, नहीं, और गाय के केवल आपने जो बताया उसको थोड़ा सा उससे भी कागज में, क्या तो है। आप सहमत है ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। और और अब मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा सारी कि 54 आ, गायों को हम, जो हमारे लिटरेचर में लिखा है, जो हमारे संस्कार बताते हैं, उसका मैं साइंस ढूंढ लिया है। वाह मैं वाह वाह वाह, माइक्रोब्स ऐसे नहीं बोले हैं, ये करके देख लिया है। और 11 तो देसी ब्रीड का मैंने अपने हाथ से किया है। कितने हैं, क्यों हैं, कैसे खाद में गुणवत्ता बढ़ती है,
कैसे ये हैं, तो ये बिल्कुल सत्य बात है। हमने वो सिस्टम जो हमारे यहाँ पुराने में सिस्टम था ना, वो गाय घर चर का आएगी उसमें होगा, लिग्नोनिक एसिड डेवलप होता है जब गाय घूम फिर कर चरती है, वो 2 से 5 गुना ज्यादा है इस गाय में, और वो इम्यूनिटी बूस्टर है सभी के लिए। तो ऐसे बहुत सी चीजें हैं, ये शॉर्ट टाइम में मैं आपको बता नहीं सका। नहीं और तो मेरे ब्रिगेडियर पास साहब हिंदी अपन समाचार ब्रिगेडियर साहब एक काम है, कर सकते हैं क्या? तो मैं एक काम बताऊंगा। कर सकते हैं एक गौशाला ये जैसे है वैसे खोल ली है। एक अनुरोध है, ये 4, 5, 6, 7 में जो जयपुर में महाकुंभ हो रहा है, तो उसमें अपन ने प्रतिदिन 5 बजे से 8 बजे का समय ले लिया है 4 दिन के लिए। अगर आप उचित समझे तो आपके ज्ञान का एक पेपर बना ले, पेपर एंड एक्शन, और उसको अपने इस संगठन की तरफ से जो जो वॉलेंटियर हो, मैं तो हूं, वो सब मिलकर एक जॉइंट पेपर प्रस्तुत करे ब्रिगेडियर साहब की लीडरशिप में महाकुंभ में, कि ये पंचायत को और कोऑपरेटिव को और जो ज्ञान आपका है उसको लेकर एक विश्व के लिए कैसे भारतीय ये जो ज्ञान परंपरा है उसको लेकर। तो मेरा तो खास अनुरोध होगा ब्रिगेडियर साहब, आप एक आउटलाइन बना ले जो आपने भी बोला, और अपन उसको जयपुर में जो आते हैं तो बहुत ही बढ़िया, आप भी आते तो बहुत बढ़िया रहेगा, मेरे ख्याल से आपको आना भी चाहिए। और मैं तो रहूंगा ही, तो अपन वहां पर ये जो अनमार्केटेड एरिया है जो आपके पास है लेकिन अनमार्केटेड है, तो उसको अपन वहाँ प्रस्तुत करेंगे, उसको इन्वेस्टमेंट से जोड़ेंगे। और अपना तो प्लान भाई कमलानंद का तो बड़ा साफ है कि 7,000 ब्लॉक्स है, प्रति ब्लॉक 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, यानी 7 लाख करोड़ का कोऑपरेटिव के साथ, और 10% उसने ट्रेनिंग मोटिवेशन कंसल्टेंसी चार्जेस प्रोजेक्ट कॉस्ट में डालना, और एक नई हवा को गति देना कोऑपरेटिव के साथ, ग्राम स्वराज, स्वावलंबन, स्वाभिमान। बहरहाल सर तो जो बहुत अच्छा लगा। देसी गाय है उसमें ये कैपेसिटी है, क्योंकि वो 54 ब्रीड सारे देश में फैली है, तो हम तो हर एक गांव में एक ब्रीड को पकड़ लेंगे। तो तो ये वो भी करेगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ब्रिगेडियर साहब, उसमें आपके चेहरे पे इतनी खुशी और उतनी तरंग और जवानी देखकर बहुत बहुत बढ़िया। तो मैं अनुरोध आप करूंगा कि अभी आप आप अपना एक साइड से शुरू कर दे, और जिन जिन को बोलना है वो हाथ ऊपर कर दे कृपा करके। एक अनुरोध जरूर करूंगा कि इसमें अभी ज्ञान बतलाने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक्शन पॉइंट, सवाल, और कैसे आप ब्लॉक ले ले, जिला ले ले, एरिया ले ले, उसमें कैसे आपका भी 2 पैसा शुभ लाभ हो, नाम हो, पद हो, इज्जत हो, जो भी आपकी इच्छा है, और ब्रिगेडियर साहब का पूरा पूरा सदुपयोग हो, तो अपन अलग से भी ब्रिगेडियर साहब का फायदा ले सकते हैं। लेकिन एक ब्रिगेडियर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ये जो असरकारी असरकारी अभियान, असरकारी असरकारी स्वाभिमानी अभियान, जो जन आंदोलन का भाग होगा, नेतृत्व का भाग होगा, और ये सरकारों से संभव नहीं है। तो बहुत अच्छा। आइए एक साइड से सबसे पहले जिनका हाथ ऊपर उठा हुआ हो, किसी का अभी हाथ है, ये हमारे प्रेमानंद जी महाराज का हाथ है। वाह 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 वाह। प्रेमानंद जी महाराज जरा एक्शन की बात कीजिए और इसमें वॉलेंटियर होइए ब्रिगेडियर साहब के साथ में। तो धन्यवाद, शुभकामनाएं, और अपना समय का ध्यान रखिए, मैं 9 बजे निकल जाऊंगा, उसके बाद अभिषेक चलाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ प्रेमानंद जी महाराज बोलिए। प्रश्न सभी का बहुत पिछले बहुत धन्यवाद। भाई कमलानंद जी ने जो कहा है वॉलेंटियर, मैं वॉलेंटियर हूं और वॉलेंटियर ही बनाता हूं पूरे भारत में। हमारा मिशन है वॉलेंटियर बनकर वॉलेंटियर बनाइए और आज से ही कमाना शुरू करिए। आज से ही जब कमाई होगी तभी आगे आप कुछ कर पाएंगे अपने जीवन में। हमारा एक प्रश्न था राजा राम भाई साहब से कि ये हम्प वाली जो बीमारी चली है, ये अभी राजस्थान से मेरे पास एक फोन आया था कि उसका कोई देसी उपचार है क्या? इस बीमारी का नाम लंपी है, और जी ये जो पिछले से पिछले साल भी हुई थी, आप उसी का जिक्र कर रहे हैं कोई और कर रहे हैं? जी हाँ, लंपी का लंपी का इलाज वैक्सीनेशन है, और वैक्सीनेशन के बाद
उसका वही सिस्टम चलेगा कि अभी नहीं किया है, जो बचे हैं उनमें तो वैक्सीन कर दीजिए। और इसमें वैक्सीन, इसकी वैक्सीन तो गवर्नमेंट को पिछले बार भी दे के डेवलप कर रहे हैं। लेकिन अभी मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि गोट पॉक्स और सीप पॉक्स की वैक्सीन 10-10 पैसे में अवेलेबल है, बहुत ज्यादा में है, वो इस पे काम करती है। जिनको नहीं हुआ है उनको गोट पॉक्स और सीप पॉक्स नाम की एक वैक्सीन आती है, 1 ml की बोतल में, वो लगाना किसी भी डॉक्टर से लगाओ, बहुत जरूरी है। पिछले साल मैंने करीब 5-6 लाख ये लगवाई उन अपने पैसे से, और तब बचत हुआ। हम देसी गायों को होने के बाद बस वो है कि उसका सरवाइव करने के लिए घाव हो गया, ये हो गया, तो उस पर दवाई लगा दो, लेकिन बचाव वैक्सीन से, वो भी जरूरी है, आप लगा वो खरीदते रहिए, लेकिन होने ठीक। से पहले अगर वैक्सीन लग जाए तो बचाव अच्छा है। थैंक यू भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेमानंद जी महाराज, इस पे एक नोट बना लीजिए जो आपने सवाल किया, और राजा राम महाराज की इसमें एक जो बना रहे हैं, और उसके आप उपाध्यक्ष बनिए, वॉलंटियर बनिए, और लोगों के नाम भी ले लीजिए इसमें। तो आप कृपा करके नोटिफिकेशन बना के इसको जारी कर दीजिए अभिषेक जी को दिखाकर, कुछ तो एक्शन पॉइंट हो जाएगा। हाँ जीवन भाई, जीवन भाई। प्रणाम प्रणाम सर, सभी को मेरा प्रणाम। और मैं थोड़ी शॉर्ट में बात कहना चाहूंगा कि जो नेशनल कोऑपरेटिव बनाई गई है उसमें जो है यादव जी से अनुरोध करूंगा, ब्रिगेडियर साहब से, कि आप गौ संरक्षण और उनके विकास का जो मामला मुद्दा उठा रहे हैं, इसके आप उसके डायरेक्टर बन जाइए, और उसी के अंदर में एक काम तुरंत इसको प्रारंभ कर दिया जाए पूरे ऑल ओवर इंडिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जीवन भाई, जय हो। और एक चीज देवदत्त जी। और सर, हाँ ठीक है, ओके। अभी जरा एक राउंड हो जाए, उसके बाद ले लेंगे ऊपर के साथ दूसरा राउंड। देवदत्त जी, देवदत्त जी। जी सर, नमस्कार सभी लोगों को, प्रणाम। बोलिए बोलिए। मैंने प्रैक्टिकल किया हुआ है कि जो एचएमपी जो लंपी वायरस था, उसमें घाव टाइप हो जाते हैं, फुड़िया टाइप निकलती हैं देसी गाय में, फुड़िया टाइप। बहुत अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद। क्या कहना चाह रहे हैं? वो तो इनके सिम्टम है, पता है मुझे। सुनील राव सिंधु जी, क्या कहना मेरी चाह बात रहे सुन हैं? पा रहे हैं? तो अपने यहाँ प्रैक्टिकल, हेलो, ठीक है। हाँ जी, गायों के बीच में रहा हूँ, रात में मर गई। आदरणीय है। हेलो, बताइए आप। हेलो। ये सुनील राव सिंधु जी। हाँ जी, हाँ जी, जरा देवदत्त जी बोलना बंद करें तो मैं बोलता हूँ फिर। जी जी जी, नहीं, जरा देवदत्त जी, नहीं, मेरी बहुत बात बहुत पूरी नहीं हुई सर, धन्यवाद। अभी मेरी अब बात पूरी अगला, नहीं हुई। भाई देवदत्त जी, आप पहली बात तो उसमें नहीं है ना, आपका माइक उसमें आवाज नहीं आती है। तो नमस्कार, मैं आदरणीय राजा राम जी यादव जी को मैं बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ, बहुत अच्छी जानकारी दी। लेकिन अभी प्रेमानंद महाराज जी ने जो एक प्रश्न किया है, जो राजा राम जी का इलाज है, लेकिन मेरा एक प्रैक्टिकली अनुभव है। एक पिछले साल एक बच्चे को ये रोग हो गया था गाय के, और वो अभी जीवित है। उसको मैंने जो जो दवाइयाँ दी है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि उसको एक लगाने की जो दवाई है, आप फिटकरी को अच्छा उबालिए पानी में, उसमें नीम के पत्ते और जाम के पत्ते डालिए, उस पानी से उसको अच्छा धो लीजिए, और हल्दी का उस पर लेप कीजिए। और पिलाने के लिए जाम के पत्ते, नीम के पत्ते, उसमें फिटकरी नहीं होना चाहिए, और अजवाइन इसमें, और थोड़ा सा सरसों का तेल, ये 4 चीज़ मिला के इसको उबाल के उसको पिला दीजिए। वो गाय का बच्चा, सिर्फ उसकी टांग बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी, वो टांग ठीक नहीं हो सकी, लेकिन वो पूरा ठीक हो गया। मेरा ऐसा मानना है कि वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी आगे आप तय कर सकते हैं। मैंने ये प्रैक्टिकल किया हुआ है और ये मेरा सुझाव था। धन्यवाद। जी, वैक्सीन इलाज के लिए नहीं है, वैक्सीन उसमें डिजीज ही ना आए, वो ठीक है, आपका सोच हो सकता है, लेकिन वैक्सीन केवल प्रिवेंशन के लिए है। ये जो वैक्सीन है, इसमें गाय को नुकसान नहीं हो रहा, क्योंकि कहीं लार्ज स्केल हो ही ना, ये इसके लिए दी जाती है। नहीं, ये वो बताया है, मैंने मना नहीं किया। अभी उसके बाद अभी होने मेरा के बाद तो मेरा आप अनुरोध होगा अभी इसमें, ब्रिगेडियर साहब, हेलो। अभी इसमें बहस नहीं, उनका ज्ञान है, उन्होंने बतला दिया, बहुत अच्छा। अभी मैं अनुरोध करूंगा सुनील राव शिंदे जी,
और उसके बाद शशांक जी। सुनील राव सिंधी जी बोल लिया हूँ बोलिए जल्दी से। मैं बोल चुका जी। अच्छा बोल लिया उन्होंने। जी ओके शशांक जी। शशांक जी शायद नहीं है। चलो तो मैं अभी माफी चाहूंगा। अभी 2 मिनट के 3 मिनट के बाद मुझे जाना है। सर जी अ, एक तो इसको अभी अभिषेक जी हेलो। चलाइए। और मेरा प्रेमानंद जी महाराज से अनुरोध है, 2 चीजें डाल दीजिए। एक तो ब्रिगेडियर ये करके वो अध्यक्ष रहेंगे। असरकारी और असरकारी अभियान, जिससे पशुधन के साथ विशेष रूप से देशी गायों के साथ होगा। विशेष रूप से उत्तराखंड में क्योंकि निर्विरोध लोग आए हैं, इसलिए वो जो गांव खाली पड़े हैं उनमें उत्तर देना एक प्रस्ताव बनाएंगे। और जो जो वॉलेंटियर होना चाहे उनके नाम ले लीजिए, मेरा नाम ले लीजिए, मैं भी वॉलेंटियर हूँ। एक दूसरा, ये जो जीजीस के पास जो जो आइडियाज है मार्केटिंग के लिए, एक्सपोर्ट के लिए, गोबर के लिए, ब्रीडिंग के लिए, आध्यात्मिक संस्थाओं को जोड़ने के लिए, संतों को जोड़ने के लिए, समाज को जोड़ने के लिए, जातियों को जोड़ने के लिए, मालधारियों को जोड़ने के लिए, जो भी आपके पास में हो उसको आप कृपा करके बिजनेस मॉडल में लीजिए कोऑपरेटिव के साथ। तो थोड़ा शुभ लाभ भी होता रहे, नाम भी होता रहे, और हवा हवा में बात न हो कि 4-5 दिन के बाद में फिर से ब्रिगेडियर साहब का यही प्रोग्राम करे जिसमें अपने प्रेमानंद जी ये क्या प्रगति हुई ये भी प्रस्तुत कर दे। और अभी चूंकि मैं अनुरोध जी करूंगा, कमला मैथिली भाई जी, बोलना अच्छा मैं जब फिर मैं इजाजत बोल लूंगा। सकता हूँ अभिषेक जी बाद में शशांक जी अपना प्रश्न करिए। शशांक जी। जी नमस्कार। मैं ये पूछ रहा था कि पुणे के पास महाराष्ट्र में एक 10 हेक्टेयर का जगह अपने पास है, तो वहां पे ये देशी गाय के लिए काम कैसे कर सकते हैं और अपने ग्रुप में से क्या मदद हो सकती है जिसकी वजह से वो प्रोजेक्ट इकोनॉमिकली भी फिजिबल हो। इसके बारे में अगर जानकारी मिले तो मैं भी वॉलेंटियर होके वो कर सकता हूँ। धन्यवाद। ब्रिगेडियर साहब। शांत जी, आपने अच्छी बात पूछी है, आगे बढ़िए। ऊना के पास बहुत अच्छे हमारी अच्छी नस्ल की है। लोग 3-3 एक नई नहीं बनवानी है। और वहां पार कर, हालांकि ये राजस्थान की गाय है, हर पार कर बड़ा अच्छा सक्सेस, लेकिन मैं बता दूंगा आप महाराष्ट्र की ही गाय को आगे बढ़ाइए। एक देवनी है, एक रेड कंधारी है, एक रेड कंधारी है। मैं आपके लिए जो सुप्रीमो। तो ये दोनों दूध में भी अच्छी है, ये वहाँ अच्छी डेवलप होगी। जी जी शशांक जी, आप जो है वो एक बार ब्रिगेडियर साहब से अलग से भी बात कर लीजिएगा, थोड़ा सा ठीक स्पष्टता ठीक। आ जाएगी। और उसके हाँ साथ ठीक, ही साथ क्योंकि हाँ ठीक ठीक, मैं उनसे पर्सनली बात कर लूंगा, क्योंकि वही सोच रहा था कि अपने ग्रुप का क्या मदद हो पाएगी इसके बारे में गुरु की मदद कोऑपरेटिव सबसे करके अच्छी आपने सबसे अच्छी तो मैं बात आपकी कर लूंगा। सुभाष नालंगे जी देंगे। जी जी हाँ हाँ सुभाष नालंगे जी ग्रुप की मदद पूरी देंगे। जी उन्होंने ऑलरेडी खोल दिया 1-2 गौशाला अपने सहकारिता में। और वैसे श्री जी भी इसी तरह का काम कर रहे हैं वहाँ पूना के आसपास। जी जी धन्यवाद। डॉक्टर मैथिली शरण गुप्ता जी, डीजीपी साहब, मैथिली शरण गुप्ता जी। मेरा केवल यही अनुरोध है कि हम लोग वैक्सीन को हमेशा ये मान लेते हैं कि वो एक गॉस्पेल ट्रूथ है। जैसे अभी कोरोना की वैक्सीन आई, उसके इतने ज्यादा साइड इफेक्ट्स जो है अब सामने आ रहे हैं, तो मेरी प्रार्थना ये है कि जो वैक्सीन है वो कहीं गाय की प्रकृति को, गाय के माइक्रोब्स को तो विपरीत ढंग से प्रभावित नहीं कर रहे हैं। इस बारे में भी मेरे ख्याल से कुछ अध्ययन जरूर होना चाहिए। तो मैं ब्रिगेडियर साहब से अनुरोध करूंगा
कि यदि इस मामले पर भी थोड़ा सा अध्ययन कर लिया जाए, क्योंकि जो भी कंपनियां वैक्सीन बनाती हैं या जो भी इस तरीके के केमिकल्स बनाती हैं, वो केवल पॉजिटिव साइड को प्रोजेक्ट करती हैं, और हम कई जगह इस बात को भूल जाते हैं कि उसकी नेगेटिव साइड क्या है। जैसे केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड आया तो सब लोगों को जो है ना ये लगा कि शायद केमिकल ये सब चीज का पैनेसिया है, जबकि वो जो है कैंसर कारक निकला। और उसने जो है जो आपके केमिकल तत्व जो है वो NPK पे ही सीमित कर दिए, जबकि हमारी जीवित मिट्टी में 18 जो है ना तरीके के न्यूट्रिएंट्स और माइक्रोब्स होते थे, जिसके कारण हमारी मिट्टी भुरभुरी भी रहती थी, उपजाऊ भी रहती थी, और उसमें अपनी क्षमता को पुनः विकसित करने की क्षमता थी। मतलब जितनी वो फसल देती थी उतना ही जो है ना उसमें फिर से जो है वो न्यूट्रिएंट्स आ जाते थे। तो मेरा जस्ट एक सजेशन है केवल कि ब्लाइंडली जाने की बजाय क्या इस तथ्य पर भी कुछ ध्यान या कुछ रिसर्च की गई है या नहीं की गई है, इसके बारे में मैं ब्रिगेडियर साहब का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। बस मेरा यही कहना था। धन्यवाद, धन्यवाद सर। आपकी कंसर्न ठीक भी हो सकती है, लेकिन वैक्सीन किसी जैसे बैक्टीरियल और वायरल डिजीज में आपको उनका इरेडिकेशन, पोलियो है, उनका इरेडिकेशन तो वैक्सीन से ही हुआ है। नंबर एक, आपकी बात में मैं नहीं कह रहा, कहीं हो सकता है कि किसी को रिएक्शन भी हो जाए। वैक्सीन क्या है? ये जो आपकी है डिजीज है, वायरस को हम निकाल कर उसको किल करके और पूरे फॉर्म में उसको देते हैं तो बॉडी रिएक्ट करती है, उसके एंटीबॉडी डेवलप होती है। जनरल मेरी एक और प्रार्थना है ब्रिगेडियर सर आपसे कि क्या हम कुछ नेचुरल हर्ब, जैसे कि अभी एक अपने भाई बता रहे थे कि उन्होंने हल्दी और ये सब चीजें दी हैं, तो कैन बी लुक फॉर सम काइंड ऑफ द फीड जो कि इस तरीके की बीमारी ही ना होने दे। तो क्या ऐसी आयुर्वेदिक कुछ जड़ी बूटियां हो सकती हैं, कोई ऐसी चीज हो सकती है जो एज ए प्रिवेंटिव मेजर्स हम अपनी गाय को खिलाएं तो ये बीमारी नहीं होगी? इस बारे में भी यदि आप विचारण करेंगे तो मेरे ख्याल से शायद कुछ भला होगा। बस मेरी प्रार्थना है, मेरा और सिर्फ ध्यान आकर्षित करना मेरा विषय था। मुझे इस सब्जेक्ट पे कोई ज्ञान नहीं है, मैं तो जस्ट एक परंतुक और एक सलाह के बतौर इस बात को कह रहा हूँ। राइट है, उसमें सोचा जा रहा है, सोचा गया है, लेकिन ये जो इतनी सीरियस बीमारी है, इसका ये इफेक्ट के है की अलग बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं एनिमल बता सकता हूँ कि कई बार ये सब चीजें भी होती है, आज होता है पशुओं में तो, लेकिन कई बार जो लार्ज स्केल है ना, लाखों में मरे, उसका पहले वैक्सीन देना जरूरी है। नहीं, जैसे मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कोरोना का एक तोड़ मैंने खुद खोजा था कि यदि हम, वैसे तो बहुत सारे सब्सटेंस हैं जैसे मस्टर्ड ऑयल है, लेकिन मैंने जो ना रिसर्च जो की थी वो नींबू के रस पे की थी, और मेरी ये फाइंडिंग है कि जब हम नींबू के रस का यदि माइक्रो एलिमेंट भी कोरोना से प्रभावित यदि व्यक्ति को यदि हम समय पे दे देते हैं तो वो डायरेक्ट फाइट के तहत कोरोना वायरस को किल कर देता है। और ये हमने साइंटिफिकली इस ढंग से स्टैब्लिश किया था कि जो पॉजिटिव सैंपल्स थे उसमें हमने बहुत नींबू का पहले पूरा रस डाला तो उसने मार दिया, फिर हमने उसको डाइल्यूट किया तो इवन 1/100 जो है ना डाइल्यूशन के बावजूद भी नींबू का रस उस कोरोना वायरस को मार रहा था। इसके बारे में मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को 5 चिट्ठियां भी लिखी थी। लेकिन आजकल तो ये होता है ना कि जो लोग अपना एक कॉकस बना के अपनी बात को कहना चाहते हैं, इस बारे में उन्होंने जो मेरा वो था, उन्होंने कहा कि वेरीफाइड फैक्ट किए और ये गलत पाया गया। तो जिस व्यक्ति ने ये कहा था कि गलत पाया गया, ही वॉज ए मेंबर ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विस। मैंने उस व्यक्ति को पकड़ा और उस व्यक्ति से मैंने शास्त्रार्थ किया। उसने स्वीकार किया कि गवर्नमेंट के निर्देश के तहत उसने ये कार्रवाई की है, उसने कोई वेरिफिकेशन नहीं किया, ही डिड नॉट अप्रोच द राइट पर्सन।
without verification he said it is a be verified and it is found false. तो हम एक ऐसे षड्यंत्र के तहत जी रहे हैं जहां पर सत्य को छिपाया जाता है। तो मेरी प्रार्थना बार बार यही है कि कहीं हम किसी साजिश का शिकार ना हो जाएं। हो सकता है कि पोलियो के लिए भी हमारे पास कुछ हर्ब्स हों जिनको हमने कभी ट्राई नहीं किया, क्योंकि हमने तो कोई रिसर्च की नहीं है। जहां पे चरक संहिता छूटी, जहां पे जो चीज छूटी वहीं पे छूटी हुई है। हम तो जो है ना इन लोगों के उसमें लग गए जो ये कह रहे हैं यही ज्ञान है। ये ज्ञान नहीं है। बस मेरी प्रार्थना बस इतनी ही है। अभी कई साथियों के आता होगा, हमारी तरफ से वैक्सीन बहुत जरूरी है। धन्यवाद। जीवन चंद्र उत्पत्ति जी, आदरणीय। हाँ, धन्यवाद अभिषेक जी और सभी लोगों को। और मैं बहुत शॉर्ट में अपनी बात कहना चाहता हूँ। मुझे लगता है ऊपर वाला मुझसे गौ सेवा और ब्रिगेडियर साहब का विशेष प्रेम खींच रहा है। और मुझे परसों जो है अखिल भारतीय गोरक्षक महासंघ का राष्ट्रीय महासंघ है, इसका मुझे राष्ट्रीय संगठन सचिव बनाया है और इसके अध्यक्ष हैं बड़ी आश्चर्य की बात है कलीम साहब, कलीम भारती। वो इतना बड़ा काम कर रहे हैं, मैं उनसे प्रेरित हो गया बहुत ज्यादा। तो उन्होंने कहा प्रीति जी आप तो मेरे साथ काम करेंगे, मैंने कहा बिल्कुल करूंगा। तो मैं अगर आप ब्रिगेडियर साहब मुझे कुछ कहते हैं तो ये 25 जगहों में स्टेट्स में काम कर रही है संस्था, मैं आपकी जो बात को है वहां पर रखने के लिए सहायक हो सकता हूँ, नंबर 1। नंबर 2, जो मैथिली साहब ने बोला कि बैक्टीरिया गाय की रक्षा कैसे स्वस्थ रह सकती है, तो इसके लिए मेरा कहना है कि जिस घर में अग्निहोत्र सवेरे सवेरे होगा वहां पर बैक्टीरिया, चाहे कोई बैक्टीरिया हो, वो गाय भी स्वस्थ रहेगी और उसी के गोबर से ही, गाय के गोबर से ही अग्निहोत्र होता है, शुद्ध गोबर से, और वह गाय भी स्वस्थ रहेगी, माहौल भी स्वस्थ रहेगा, व्यक्ति भी स्वस्थ रहेगा, वायरल आपके घर के अंदर अटैक भी नहीं कर सकता है। थैंक यू। धन्यवाद प्रीति जी। देवदत्त गंगवार जी। जो अभी उपाय बताया गया है इस उपाय पे रिसर्च कर ली जाए। मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात कही है। यदि इतनी आसानी से हम जो है ना बिना किसी वैक्सीन के यदि अपनी गाय को स्वस्थ रख सकते हैं तो इस तथ्य को चर्चा में नजरअंदाज नहीं होना चाहिए। इस पर रिसर्च भी होना चाहिए और इसको एज ए ट्रेडिशन हम अपनाएं जिससे हमारी गायें स्वस्थ रहें। धन्यवाद। हाँ सर, मैं इसी संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा सर कि इस पर टेस्टेड है, इट इज टेस्टेड। मैंने अंगूर पर रिसर्च करी थी विम्टा लैब नोएडा में। 80% पेस्टिसाइड वाज रिमूव्ड विद इन 12 आवर्स। और उसके बाद ये जो है, अगर आप कोई भी चीज ला रहे हैं, फल फ्रूट, बाल्टी में पानी डाल के उसको रख दीजिए और उसको वॉश करिए, तो उसके अंदर जो पेस्टिसाइड लगे होते हैं ना आजकल, जो क्योंकि केमिकल से होता है, वो भी वॉश हो जाते हैं। और ये सब प्रैक्टिकल है। होम्योपैथी पर भी मैं आपको कई थ्योरी बता सकता हूँ। इस पर जो रिसर्च बाहर चल रही, जापान, ऑस्ट्रेलिया में लोगों ने की है। थैंक यू। उप्रेती जी, मैं आपका नंबर चाहूंगा और आपसे मैं बात करूंगा पृथक से। ओके, थैंक यू। मैं अनुग्रहित होऊंगा यदि आप अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल देंगे तो मैं उसको सेव कर लूंगा। ओके ओके ओके, थैंक यू सर। जी कोई और है? अभिषेक जी। हेलो अभिषेक जी, लगता है आवाज़ ही नहीं आ रही इनकी। राजा राम जी, आपकी इजाज़त हो तो मैं कुछ बोल लूँ? जी जी जी। नहीं, बस क्या है कि जैसा कि मेरा कि शुरू से एक सिद्धांत है, जो वक्ता बोल रहा है वो अपना जो भी उसका अध्ययन है, ज्ञान है, उसके हिसाब से बोल रहा है, वो सुनना भी चाहिए। एक खाली मेरा एक प्रैक्टिकल अनुभव जो था ना, ये कि बिना वैक्सीन के, जैसा भी गुप्ता जी ने साहब जो मैथिली जी ने बोला है, जो जीवन ने बोला, मैं नहीं कर रहा। हाँ, नहीं, मैं खाली एक बात बता रहा था मैं कि जो अभी प्रेमानंद महाराज ने बोला कि इसको लिख के डाल दीजिए, तो उसको मैं लिखने की कोशिश करो पर आ नहीं रहा। तो मैं फिर इतना बता रहा हूँ कि ये जो किट, मैं इस पावर में हूँ कि मैं कोई वैक्सीन को मना कर सकता हूँ। हाँ,
वो तो जी 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 जी, नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। अपन हम लोग जिधर बढ़ चले हैं ना, जिस तरफ हम लौट के आना है, तो एक बहुत अच्छा प्रभावी इलाज है। और मैंने एक मतलब बहुत कम उम्र के बच्चे को ठीक करा है, और उसको बाकायदा उसका पूरा डिटेल आपको डाल दूंगा। तो हम ये कर सकते हैं, मतलब ये बहुत क्या है, आसानी से अच्छे से कर सकते हैं। बिल्कुल इसका ध्यान रखेंगे। जी जी। लेकिन मेरा अपना अनुभव है कि वैक्सीन, हर एक वैक्सीन में ऐसी समस्या नहीं होती है। हो सकती है ओके ओके ओके। वैक्सीन के बगैर काम ही नहीं होता। एग्जाम्पल लीजिए आप, रेबीज, कुत्ता रेबीज काटने से आपकी आवाज़ बहुत कम हो गई। होता है। जी जी। मैंने समाल पोक्स लिया एग्जाम्पल, हाँ जी। जितनी खतरनाक थी वो वैक्सीन से ही तो गई है। कौन सी? समाल पोक्स, माता। हाँ, नहीं, अब मेरी बात सुनिए, क्या हो रहा है, आदरणीय, इस पे अपन अलग से चर्चा कर लेंगे, क्योंकि पूरे सब लोग बैठे हैं, उसमें अपन अलग चर्चा कर लेंगे इसमें। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जितनी भी एलोपैथिक वैक्सीन है और दवाइयाँ हैं, कुल मिला के अंत में उनका रिजल्ट ठीक नहीं है। तो उसमें डिस्प्यूट ही ये नहीं मेरा प्रैक्टिकली अनुभव है ये। का ये है कि यादव जी, इसमें होम्योपैथी दवा भी आ गई है। होगा, अच्छी है, अल्टरनेटिव आना चाहिए। हम्म, हमारा कोई डिस्प्यूट नहीं है। मेरी जो सोच है मैं उस पर देखते हैं, आपकी सोच अलग हो सकती है, अच्छी हो सकती जी है मेरे। जी जी मैं तो कोई अथॉरिटी तो हो नहीं। जी जी। लेकिन मैं आपको सच्ची बात बताऊं, फोटो भेज दूं। ये जो पिछले साल लम्पी में 1 लाख गाय मैंने मरती देखी है। और ये जो और आयुर्वेदिक, इसके बाद भी क्या, इसके बचाव में भी कुछ लोगों ने नहीं, तो क्या है। आदरणीय, मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहूँगा कि राजस्थान में बड़े पैमाने पे इसमें वैक्सीनेशन हुआ था, लेकिन उसके बाद भी वो गाय मरी है। मेरा इशारा इस तरफ है कि वैक्सीनेशन के बाद गाय मरी है क्या। तो कहने का मतलब है कि एक स्टेप है, तो वो करो, आप करो, नहीं करना तो अच्छा, अभिषेक जी कहाँ हैं? आ रही है आपको? अब आवाज आ आ रही रही है? है, आपकी जी आवाज़ ही नहीं आ जी रही थी, अब आ रही है। जी जी। एक बड़ा संदर्भ गलत जा रहा है। जिनको ज्ञान नहीं, वो विज्ञान की बात कर रहे हैं। सिस्टम में भ्रष्टाचार है, करप्शन है, ये एक अलग मुद्दा है। विज्ञान कभी भी करप्ट नहीं होता, विज्ञान कभी भी भ्रष्टाचारी नहीं होता। और सबसे बड़ा नुकसान वो लोग करते हैं जिनके पास विज्ञान है नहीं और ज्ञान की बात करते हैं। तो इसको अवॉइड किया जाए, सिर्फ उसी चर्चा में आए जिनके पास वैज्ञानिक इसका अपना प्रूफ हो। क्योंकि वैक्सीन से इतनी इतनी बड़ी 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 बीमारियां ठीक हुई है। हमारे चेचक हो जाता था, आंखें चली जाती थी, टीबी का इलाज कर दिया, इतनी बड़ी संगीन बीमारी थी, उसका इलाज हो गया। कितने बच्चे पोलियो से ग्रसित होते थे, कहाँ है पोलियो? पोलियो उन्मूलन हो चुका। तो विज्ञान कभी गलत नहीं होता। व्यवस्था गलत हो सकती है, लोग गलत हो सकते, भ्रष्टाचार लोग करते, विज्ञान नहीं करता कभी भी। तो विज्ञान पे टिप्पणियां इस तरह से देना वो गुमराह करने वाली बात है। नीम हकीम खतरा जान, उससे बचे। नहीं और नहीं जो नहीं लोग वो नहीं, नहीं वैज्ञानिक नहीं नहीं दुनिया नहीं, जी। यादव साहब, आपकी बात का मैं खंडन करने के लिए मजबूर हो चुका हूँ। आप क्या बातचीत में सीधे प्रहार करते हैं। आप वैज्ञानिक हो सकते हैं, लेकिन किसी को अज्ञानी नहीं बोल सकते आप। मैंने ये जितनी भी आज इस स्टेज पे आके हम खड़े हैं ना, जो लाखों लोग, करोड़ों लोग मौत के मुंह में, ये विज्ञान के कारण ही आए। वो अभी एलोपैथी की जो एक से एक जो परसों ही एक घटना महाराष्ट्र में हुई ना, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, पति पत्नी दोनों मर गए ना, विज्ञानी था ना वो, है ना। अभी जो मैंने जिसको मैंने ये जो हल्दी है, इससे बड़ा एंटीबायोटिक कोई यदि दूसरा हो तो बताइए आप। तुलसी के पत्ते, नीम के पत्ते, इससे बड़ा कोई कीटनाशक हो तो बताइए आप। इसको कभी हम क्या कर रहे हैं कि अपने ही देश के समृद्ध विज्ञान को विदेशी विज्ञान से ख़त्म कर रहे हैं। ये स्थिति हो रही, मतलब बाहर की टेक्नोलॉजी को थोपा जा रहा है। मैं इस पर हमारे ऋषि मुनि और हमारे यहाँ का विज्ञान बहुत उन्नत है, उसको अब विदेशी शिंदे ना जी, ना, विज्ञान अब मैं विज्ञान आप देशी बोल रहे थे, मैं चुप, आप बोल रहे थे मैं चुप था, आप बोल रहे थे मैं चुप था।
आप बोल रहे थे मैं चुप गलत था। बात मत फेंका करो ग्रुप नहीं में। नहीं, आप बोल रहे हो मैं चुप था। आपका विज्ञान बिल्कुल हमारे देसी विज्ञान के अब आगे आप कहीं नहीं अलग लगता। यूनिवर्सिटी बना के अपने रिसर्च हाँ, करिए और बात नहीं नहीं, करिए, ठीक है ठीक ग्रुप है। में गुमराह मत करो लोगों आप को। मुझे नहीं टोक सकते, आप गलत फहमी मत फैलाइए। शिंदे जी प्लीज प्लीज, शिंदे जी एक मिनट, शिंदे जी और यादव जी, पहले मैं एक बात कह रहा हूँ, प्लीज डर सुन लीजिए प्लीज। देखिए ऐसा है, यादव जी का कहना भी 100% सही है कि वैक्सीन बहुत यूज हो रही है। क्यों हो रही है इसका मालूम है, एलोपैथ का प्रिंसिपल ही है कि क्या, टिट फॉर टैट वाला। अगर आपके बैक्टीरिया हैं तो इंजेक्ट करके उन बैक्टीरिया को उसके अंदर डालते हैं तो वो लड़ते हैं, लेकिन ठीक कौन करता है मालूम है आपको? हर एक के अंदर वाइटल फोर्स और सेल्फ रिकवरी सिस्टम होता है जिसमें लाइफ है। तो वो उत्तर लाइफ, दीजिए, सर उत्तर सर दीजिए, सुनिए प्लीज। प्लीज प्लीज प्लीज। आज का हाँ जो विषय है वो सहकारिता द्वारा ग्राम सभा स्तर पे गौशाला की स्थापना है। सब सही है, दोनों सही है। ठीक है, चलिए कोई नहीं, ओके हम ओके। विषय पे बात करेंगे। जिसको इस विषय पे और बात रखनी है रख सकता है। रविवार से हम कार्यक्रम का फॉर्मेट बदल रहे हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे साथियों का तर्क ये है कि हम एक एक पक्ष छोड़ रहे हैं। तो इसमें सहकारिता और पूर्ण स्वराज, ये दो विषयों पर प्रोग्राम हो जाएगा। 45 मिनट सहकारिता के लिए, 45 मिनट पूर्ण स्वराज के लिए। और साथ ही साथ सारे विषय पे हम बात करेंगे, खुल के बात होगी। और जो बातें नहीं हो पाएंगी वो सुबह आप आराम से कर लें, लेकिन बात के साथ काम भी होना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो सुभाष नालंगे जी, ये सहकारिता आधारित गौशाला। नमस्ते। हमने आज गाय के बारे में सुना, बहुत खुशी हुई। और डॉक्टर राजाराम जी, ब्रिगेडियर राजाराम जी यादव का मैं बहुत धन्यवाद मानता हूँ, क्योंकि वो पशु के ऊपर काम कर रहे हैं। हम महाराष्ट्र में अभी एक 15 अगस्त के लिए दिन एक कोऑपरेटिव खड़ी की है, वो गौड़ाऊ गाय के ऊपर की है। वो हमारी विदर्भ की एक अच्छी नस्ल है और वो अभी कम होते जा रही है। तो हमने सोचा इसकी गौशाला में बनाते हैं, इसको सीधा कोऑपरेटिव में कैसा ले और इसका मॉडल कैसा बनाए। तो हमने वर्धा में इसका एक मॉडल बनाया है। अभी जिसको देखना है तो कोई भी ये मॉडल देखने के लिए आ सकता है। हमारी अभी कोऑपरेटिव में 85 गाय है और 5 एकड़ की लैंड है। वहाँ हमने अलग अलग क्रॉप भी लगाए, हल्दी जैसा चारा, अदरक, ये भी लगाया है थोड़ा। और हम वहाँ 5 टाइप के प्रोडक्ट भी बनाए, जैसा हमारा पेड़ा है, नंबर 1 चल रहा है आज और अच्छा रेट मिल रहा है। हमारी जो रबड़ी है, वो रबड़ी के लिए हमने एक डेट रखी है, गोवा गाय की रबड़ी, और उसकी एक बोतल भी पैक की है हमने 250 ग्राम की। तो लगभग रबड़ी जिस दिन तैयार होती है उस दिन नागपुर से गाड़ी वहाँ हमारे कोऑपरेटिव के सामने खड़ी हो जाती है और पूरी की पूरी रबड़ी उस दिन खत्म हो जाती है। पेड़ा है, घी है, छाछ है, दूध है, ऐसा हम कोऑपरेटिव के माध्यम से कर रहे हैं। पर कोऑपरेटिव में हमने एक अलग फंडा ये किया है, जैसे ब्रिगेडियर साहब ने बोला कि नंदी भी होना, गाय भी अच्छी होना, उसके ऊपर काम भी होना चाहिए। गाय की हेल्थ अच्छी, पहले तो गाय की हेल्थ और उसका टैगिंग भी होना बहुत जरूरी है। और उसको जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व होना जरूरी है। उसके लिए गोठा भी होना बहुत जरूरी है और चारा भी ऑर्गेनिक होना चाहिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमने बोला गेरा डायरेक्टर ने 5-5 गाय पालने की और उसका संगोपन करने का, पर अलग अलग एक जगह गौशाला नहीं बनाना, 5 जगह 11 जगह अच्छे स्पॉट बनाओ और वहाँ 5 से 11 गाय रहेगी, एक नंदी रहेगा, बाकी गाय रहेगी और इसका विभाजन होगा। और कोऑपरेटिव के कुछ डायरेक्टर ऐसे है, महिला डायरेक्टर है, कोई जेंट डायरेक्टर है, वो प्रोसेस के ऊपर अच्छा काम करते हैं, गोमूत्र की प्रोसेस के ऊपर काम करते हैं, वर्मी कंपोस्ट के ऊपर अच्छा काम करते हैं, अग्निमित्र का जो गौरी बनती है उसके ऊपर भी वो अच्छा काम करते हैं। 4 डायरेक्टर को हमने प्रक्रिया दी है,
प्रक्रिया का काम करेंगे। और बाकी डायरेक्टर है घूम घूम कर सभी हमारे वर्धा डिस्ट्रिक्ट यानी पूरे जिले में कौन अच्छा गाय करेगा और संभाल पालन करेगा, उसको उसकी हेल्थ कैसी देंगे, दूध कैसा बढ़ाएगा और आने वाला उसका जो जनरेशन है वो कैसा सुधर जाएगा, इसके ऊपर हमने काम किया है। और वही मॉडल हम उत्तराखंड में कर रहे हैं। धन्यवाद। सहकारिता के माध्यम से। डॉक्टर सुभाष जी, मैं एक राय देना चाह रहा हूँ। बोलिए। आपने बहुत अच्छा काम किया है। आपने ये आगे भी अच्छा करेंगे। मेरी आपसे राय ये है कि देश में करीब करीब 14 ब्रीड है, उनमें कुछ अगर आपको ऑब्जेक्शन ना हो एग्जामिन कर लेना। मैं चाहता हूं कि आप ये गोल में बदरी में इसके साथ थोड़ी सी समझदार उसी ब्रीड में उतनी संख्या में, इनका साउंड अलग इनका साउंड अलग, आप इसको मान लो वो है तो 50 तो कर या आपका रेड ऐसा लो, थोड़ी सी क्षमता बढ़ी है तो वो इसमें इनिशियल सहारा देगी। हमने तो दोनों गाय के लिए रेड सिंधी को इस अनुपात में कर सकते हैं, रखो। दोनों ही देसी गाय है। इनिशियली आप थोड़ा सा प्रोडक्शन ठीक से आने लगे तो दूध का तो मेंबर भी थोड़ा और सांस काम आसान हो जाएंगे। आपकी मर्जी। नहीं मर्जी नहीं है, ऐसा नहीं। हम 4 मॉडल महाराष्ट्र में बना रहे हैं। पुणे में जो गाय है वो बना रहे हैं, लाल कन्नारी गाय हम नांदेड़ में बना रहे हैं, और एक सोलापुर में भी खिलाड़ी गाय है पंढरपुर की, वो भी बना रहे हैं। और हमारे अमरावती की एक भैंस भी है, तो भैंस भी हम अमरावती का एक सेपरेट ब्रीड अच्छा जो मेल घाट का है वो भी हम डेवलप करने का ट्राई कर रहे हैं। अभी शुरुआत तो किया है 2 लोगों से, 5 लोगों से, 6 लोगों से। हमारा नांदेड़ में काम लाल कन्नारी के ऊपर ही चल रहा है, और थारपार के ऊपर पूना में हमारा काम चल रहा है अलग नारायण गांव में। और दौड़ाव का स्पेशल जो मॉडल है विदर्भ का वो हमारा वर्धा में चल रहा है। 4 गौशाला ये अलग अलग हमारे 4 जगह रहेगी। और खिलार का भी हम पंढरपुर के पास कर रहे हैं, वो भी हमारा जो इंदापुर करके ब्लॉक है वहाँ ये काम हमारा चल रहा है। अभी सारी जगह अच्छी तरह से काम चल रहा है, रोज रिपोर्ट आ रहे हैं। अभी मैं थोड़ा बाहर घूम रहा हूँ इसलिए महाराष्ट्र में मैं कम टाइम दे रहा हूँ, लेकिन मेरी जो टीम है हम सब मिलकर सभी लोग इसी पे लगे हैं कि जैसे कोऑपरेटिव के माध्यम से गाय कैसी बढ़ेगी। पहले 11 लोग करेंगे, बाद में 110 लोग करेंगे। धीरे धीरे ये हमारा गाय का जो टारगेट है 1000 गाय का है, और उसका सब प्रोसेस का भी हमने प्लानिंग किया है। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। हेलो, मैं कुछ बोल सकता हूँ? हेलो, नलंगे जी से कुछ मैं बात कर सकता हूँ, प्रश्न पूछ सकता हूँ? जी पूछिए। हाँ बोलिए। नमस्कार नलंगे जी। नमस्कार। मेरे पास 10 हेक्टेयर जगह है। कहाँ? और पुणे के करीब। पुणे के? हाँ जी। और कुछ रकम भी चाहिए तो मैं लगा सकता हूँ। ठीक है। तो कोऑपरेटिव के हिसाब से अगर वहां पे कुछ इकोनॉमिकली फिजिबल प्रोजेक्ट करना है ये गाय के बारे में और कोऑपरेटिव के मदद से, तो रिस्क मेरी रहेगी या वो कोऑपरेटिव की रहेगी या क्या रहेगा ये, तो वो कैसे हो सकता है? ये देखो मेरे कोऑपरेटिव के जो प्रेसिडेंट है वहाँ के दिलीप पडळकर है, बानेर में रहते। आप नालंगे जी इस विषय पे शशांक जी को अपना नंबर दे दीजिए, सीधे बात करें। नंबर दे देता। हाँ मैं वही बोल रहा था, अपन उसको अलग चर्चा करेंगे।
ठीक है, नहीं, मुझको लगा था कि ये ग्रुप में भी क्लियर होना नंबर डाल चाहिए। देता मैं चैट बॉक्स में, रिस्क मेरा कैसे नंबर हो डाल देता हूँ, सकती है? आप मुझे कॉल ये हम कर लोग जो कुछ ये कोऑपरेटिव पर्सनल चर्चा बात करेंगे कर आप। रहे हैं, हेलो। ये जो कुछ हम लोग कोऑपरेटिव बात हाँ। कर रहे हैं, तो एक ग्रुप में तो भरोसे के लिए मतलब ये क्या कैसे होता है, ये कैसे चलता है, फिजिबल है कि नहीं इकोनॉमिकल, और इकोनॉमिकल फिजिकल होने के लिए कितना वक्त लगेगा, तब तक की रिस्क किसकी रहेगी, ये चीजें अगर क्लियर हो जाएगी तो आसान रहेगा ना सर, इसलिए पूछा, बाकी कुछ नहीं। धन्यवाद। ये फिजिबल हो जाएगा, रिस्क कोऑपरेटिव की रहेगी, आपकी रिस्क शून्य रहेगी, आपको पैसा डालने की जरूरत नहीं। ऑलरेडी बहुत पैसा हमारे कोऑपरेटिव के पास है, आप देखते रहो, हमारा मॉडल देखते रहो। और हम अभी 2 टन घी पर मंथ तैयार कर रहे हैं शिरूर ब्लॉक में, गिर गाय का, 600 गाय का। वैसा ही मॉडल आपके खेत में हम कर सकते हैं। धन्यवाद। अब नंबर डाला है मैंने, पर्सनल बढ़िया, आप चर्चा धन्यवाद। कीजिए। कर तो नहीं हुआ तो अन्य साथी अपना प्रश्न कर लें, जिसको भी करना है, जो बचे हुए हैं। मैं नाम एक बार बोल देता हूँ। बलदेव जी, जीवेश पांडे जी, जीवेश पांडे। जी सर, सभी को नमस्कार। हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है? जी आ रही है। मैं ये पूछना चाह रहा था कि इधर हमारे जबलपुर एरिया में अभी लंपी वायरस मतलब फिर से एक्टिव हो रहा है। जो गाय के बछड़े हैं छोटे छोटे, उनमें अभी देखा गया है, तो वो लोग टीकाकरण कर रहे हैं। तो उसके लिए कोई अपना देसी इलाज है क्या लंपी वायरस का? लंपी वायरस का देशी इलाज है, हमने कोल्हापुर में गए साल किया था, और हमारी जी डॉक्टर बताइए। की टीम भी कोल्हापुर में है, भारतीय जी। कृषक समाज की। चाहे तो मैं पांडे जी आपको पर्सनल नंबर भेज देता, मैंने मेरा चैट बॉक्स में नंबर डाला है। हाँ हाँ, आपका नंबर है मेरे पास। ठीक है, मैं आपको बात करता हूँ। कलर वाइज सकते ही है ना वो। हेलो बेबी का दिखता है नहीं बिल्कुल, पर ये चीज है। हेलो अभी भी मध्यम से तीव्र बारिश का अभी भी चल ही रहा है। जी जी। हेलो अभिषेक जी। हेलो अभिषेक जी को मेरी आवाज़ आ रही है क्या? अभिषेक जी आपका माइक म्यूट। जी जी जी, मैंने कहा आपकी इजाज़त हो तो अभी ये शशांक जी ने 10:30 के बदले है बेटा। हेलो, ये भी एक देसी इलाज पूछा गया है, मैं इनको बता सकता हूँ क्या पांडे जी को? हाँ, अभिषेक जी की आवाज़ बहुत कम आ रही है। पांडे जी आपको आवाज़ आ रही है मेरी? किसको बताना है सुनील जी? अभी पांडे जी ने पूछा कोई देसी इलाज हो तो बताइए लंपी का वायरस का। हाँ जी, बताइए पांडे बताइए। जी जो है, पांडे जी अपना नंबर डाल दें और हाँ आप हाँ, सीधे बात करें, क्योंकि आज लंबी विषय नहीं। अच्छा ठीक है। ठीक ठीक आ, ठीक है, जी मैं जी डाल जी देता हूँ सुनील जी नंबर। आप ही नंबर डाल दीजिए, सभी को आप मिल नंबर डाल जाएगा। दीजिए। ओके हाँ, ओके नंबर डालिए और सीधे बात करिए। जी। विषय आज का जो है वो हाँ नहीं, है बिल्कुल बिल्कुल, कोऑपरेटिव इसीलिए आधारित गौशाला। जी जी, और इसीलिए बाकी मैंने आपसे सभी लोग अनुमति अपने ली नंबर फिर, एक्सचेंज कर रहे हैं। बलदेव इसीलिए जी, आपसे अनुमति ली मैंने। हाँ बलदेव जी, देवदत्त जी हो चुके हैं, गोपाल प्रसाद जी, अ, अ, प्रदीप जी, प्रवीण पाटिल जी, योगेंद्र यादव जी, रणवीर शर्मा जी, सबा खान जी, श्री जी, सुमेल सिंह राजावत जी, सुनील कुमार जी, तुलसीदास स्वराज जी, आचार्य विजय कार्यकर जी, लाला जी और सिद्धार्थ जी। किसी को भी ये जो आज का विषय है कोऑपरेटिव आधारित गौशाला और देसी गौपालन, इस विषय पे कोई अगर प्रश्न है तो वो प्रश्न कर लें। 2-4 मिनट
इससे जो भी पूछेगा उसको हमारे ब्रिगेडियर साहब उसको जवाब देंगे, कोई भी साथी। कोई भी साथी है तो मुझे लगता है कि सभी प्रश्न हो चुके हैं, किसी का कोई विषय नहीं रह गया। आने वाले रविवार से हम लोग थोड़ा सा इस कार्यक्रम के स्वरूप में बदलाव कर रहे हैं और उसमें ये पूरा जो कार्यक्रम है ये 2 सूत्री बनाया जा रहा है, सहकारिता एवं पूर्ण स्वराज। तो सहकारिता में जो विषय है वो सहकारिता में सभी आर्थिक विषय आते हैं जो किसी ग्राम से संबंधित होते हैं, जो कि समूह के तौर पर किए जा सकें। सहकारिता उन लोगों के लिए एक मजबूत साधन बनती है जो थोड़ा संसाधनों में कमी जिनके पास होती है, लेकिन साथ ही साथ अगर वो सही तरीके से सहकारिता चलाई जाए तो। फिर दूसरा क्या है कि जो दूसरा जो है वो ये है कि हमारा जो पूर्ण स्वराज के जितने भी कार्यक्रम है वो सारे उन सारे विषयों पे सिस्टमेटिक तरीके से बात हो, तो इसलिए उसके लिए 45 मिनट और इसके लिए 45 मिनट इस तरह से इसको चलाया जाएगा। और जो भी प्रश्न होंगे, व्यक्तिगत प्रश्न होंगे, बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो एक दूसरे को जानते हैं तब भी इसमें प्रश्न करते हैं, सीधे प्रश्न कर सकते हैं, फोन पे बात कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग पूरे कार्यक्रम को थोड़ा सा और अच्छे तरीके से चला सकते हैं। बहुत सारे साथी हैं जो कि लंबे समय से जुड़े हुए हैं, तो जो भी प्रश्न है सभी के नंबर आ गए, जिसके नहीं नंबर हैं उनका सूची हम उपलब्ध करा देंगे। तो एक से संवाद का रहेगा, लेकिन एक चीज और ध्यान रखें कि ये नंबर जो है जो जिस विषय में काम कर रहा हो उस विषय से ही संबंधित नंबर ले तो ज्यादा बेहतर रहेगा। डेटाबेस बनाने के लिए वो कई बार गलत उसका वो होता है, लोग स्पैमिंग करते हैं, अनर्गल चीजें भेजते हैं, वहां पे वो चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे हम मैच्योर होंगे, जैसे जैसे लोग जुड़ेंगे तो वो ये समस्याएं आने वाली हैं, तो उनको हमें ध्यान में रखते हुए काम करना है। और ये जो पूर्ण स्वराज के जो विषय हैं मैंने अभी वो डाला भी है कि इसमें सारी चीजें हैं जो कि सारी महत्वपूर्ण बातें हैं जिन पर हम लोग काम करना चाह रहे हैं, जिस पे हम विचार करते हैं। अब इसमें मैं बारी से पढ़ के सुना देता हूँ। शिक्षा व्यवस्था है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हमें कैसे मिले, व्यवसायिक शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए, डिजिटल साक्षरता की क्यों आवश्यकता है, स्वास्थ्य का क्या मॉडल हो, किस तरह से हो, आर्थिक स्वतंत्रता में गरीबी उन्मूलन कैसे हो, लघु कुटीर उद्योगों का कैसे विकास हो, समान आय वितरण कैसे हो, अमीरी सीमा कैसे बने, जाति लिंग पे भेदभाव कैसे खत्म हो, ये जातिवाद कैसे खत्म हो, लैंगिक समानता कैसे आए, राजनीतिक पारदर्शिता कैसे बढ़े, चुनाव आयोग कैसे अच्छे तरह से काम करे, विकेंद्रीकरण कैसे हो, कानून कैसे अच्छे तरह से काम करे, जुडिशियल रिफॉर्म्स क्या क्या हैं, किन किन चीजों की आवश्यकता है, पुलिस सुधार में क्या क्या होना चाहिए, प्रौद्योगिकी में स्टार्टअप और जो नए टेक्नोलॉजी आ रही है उन पे कैसे काम हो, कैसे हमारी नीतियां बने, सरकारी तंत्र किस तरह से बेहतर हो, टेक्नोलॉजी का किस तरह से सरकारी तंत्र में इस्तेमाल हो, भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए किस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो, पर्यावरण के लिए क्या नीतियां होनी चाहिए, जलवायु परिवर्तन से किस तरह निपटना है, नवीन ऊर्जा का कैसे हमें यूज करना है, जो हमारा ऑयल इंपोर्ट है उससे कैसे सरकार का और देश के ऊपर ये जो बोझा पड़ता है उसको कैसे कम करना है, उसके लिए किस तरह से हमें अपना बात सरकार और अन्य संबंधित विभागों में रखनी है, संस्कृति को किस तरह से संवर्धित करना है, संस्कृति की अच्छी चीजों को किस तरह प्रसारित करना है, भाषाई और क्षेत्रगत विविधता को किस तरह से बचाना है, जैव विविधता को किस तरह से बचाना है, युवाओं में मूल्य और जो नैतिकता कैसे डालनी है, आत्मनिर्भरता कैसे आए, स्वदेशी पे कैसे लोग लौटें,
कैसे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता है, रणनीति क्या हो, विदेश नीति क्या हो, गवर्नेंस जो है वो ई गवर्नेंस और इसमें पारदर्शिता कैसे आए, भ्रष्टाचार कैसे खत्म हो, नागरिक सहभागिता कैसे बढ़े। ये बहुत सारे विषय हैं जिन पर हमें लगातार बात करनी होगी। ये पूर्ण स्वराज कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई हम मांग रहे हैं और मिल जाएगा, ये लेना पड़ता है और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। तो वो कंटिन्यूअस प्रोसेस में काम करने के लिए एक हमें ऐसा मॉडल बनाना पड़ेगा जिसमें कि लोग जुड़े और ये किसी की प्रोप्राइटरशिप ना हो। बहुत सारे इसमें संस्थाएं, हजारों लाखों की जरूरत पड़ेगी और बहुत सारे विद्वानों की जरूरत पड़ेगी। तो चीजें शुरू हो जाएं और फिर उनकी ब्रांचेस बनती जाएं, उसके नए नए प्रकल्प चालू होते जाएं। तो इस तरह से ये पूरा प्रक्रिया चलाई जाएगी। तो सुबह जो मतलब प्रतिदिन 8:15 बजे से 9 बजे तक सहकारिता का विषय होगा और 9 बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक के, वैसे तो 9:45 का टाइम है, तो 9 से 9:45 जो है वो हमारे पूर्ण समाज के विषय होंगे। तो अब फॉर्मेट ये हो जाएगा कि 2 वक्ता होंगे और 2 मॉडरेटर होंगे और कम समय में सारगर्भित तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे और जवाब लिए जाएंगे। और जो पुराने साथी हैं वो पुराने साथी जो है उनको प्रश्न पूछने की कला आ चुकी है, तो वो लिख के पूछें और साथ ही साथ नए लोग जो जुड़े उनको ज्यादा से ज्यादा बोलने का और उनको बात रखने का मौका मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग जो है इसको बेहतर करेंगे और अच्छे वक्ताओं को बुलाना है ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा अच्छी चीजें सीख पाए, समझ पाए और साथ ही साथ एक दूसरे का ज्ञान वर्धन हो और अच्छी टीम बने। तो ये प्रयास के साथ हम लोग काम करने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग कोई भी सुधार की विषय है उस पर बात रख सकते हैं। कोई भी बोलता है कि हमें ये जिम्मेदारी दे दो, स्वतंत्र भैया, अपना संगठन बनाओ, अपने लोग तैयार करो, जहां पे आपको सहयोग की जरूरत है बताओ, हम सीधे कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से ये तो अपने को लीडर बनाने को, अपने को मजबूत करने को और हर तरीके से मजबूत करने का, आर्थिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे और अन्य तरीकों से मजबूत करने का ये कार्यक्रम है। और साथ ही साथ सभी लोग अपने लाइक माइंडेड लोगों के साथ जुड़ें और एक दूसरे को मजबूती दें। इतना ही मुझे कहना है। समय हो चुका है 9:38। आखिरी में मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए जो हमारे सबसे वरिष्ठ साथी हैं रणवीर शर्मा जी, उनको आमंत्रित करूंगा। आदरणीय रणवीर शर्मा जी आए और ये जो भी बात रखी है और जो आज का विषय था इस पर बात रखते हुए ब्रिगेडियर साहब को और अन्य साथियों को धन्यवाद ज्ञापन करें। रणवीर शर्मा जी। अभिषेक जी, मैं तो आज सुनने के लिए बैठा था। मुझे आप तावड़ी साहब की ड्यूटी थी, मेरे ख्याल शायद वो करेंगे। बड़े भाई राजाराम भाई ने बहुत बढ़िया विषय रखा और हम उसके तहे दिल से आभारी हैं, धन्यवादी हैं और उनकी जो ज्ञान है उस ज्ञान का हम लाभ उठाएंगे। और साथ ही साथ हमारे सुभाष जी बहुत सहकारिता के ऊपर काम कर रहे हैं, हम उनका भी धन्यवाद करें और जिन भाइयों ने सहयोग लिया उन सबका भी मैं आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ। इसी तरह मिलजुल के सहयोग से एक दूसरे के समर्थन से हम काम करते रहें और आगे बढ़ते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, गुड नाइट। शुभ रात्रि, सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट।